जय हिंद प्रिय छात्रों। मैं यशपाल आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बेहतरीन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कक्षा 10 के विषय गणित के उन अध्यायों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया पाठ जिसका नाम है व्रत। सबसे पहले हम देखेंगे व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा है व्रत किसे कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि व्रत किसे कहते हैं। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा है, एक तल के उन बिंदुओं का समूह जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो व्रत कहलाता है तथा उस नियत बिंदु को व्रत का केंद्र तथा अचर दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। अब आइए इसे हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने एक निश्चित बिंदु ले लिया, ये एक निश्चित बिंदु है और इससे एक अचर दूरी का मतलब होता है कि दूरी ना घटे ना बढ़े, दूरी जितनी हम लेंगे उतनी ही दूरी रहे। तो इस बिंदु से हमने ये एक निश्चित दूरी ले ली और इस दूरी से बिंदुओं के एक समूह बनाया जो इस प्रकार बनेगा। और इस बिंदुओं के समूह को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा वृत्त बनकर तैयार हो जाएगा। और ये जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को वृत्त का कहते हैं केंद्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट परिभाषा पे हम चलते हैं। वृत्त का व्यास। तो व्यास देखते हैं, एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वृत्त का व्यास कहेंगे। या इसकी दूसरी परिभाषा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त में ऐसी जीवा जो सबसे बड़ी हो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम व्यास कहेंगे। अब हम समझते हैं कि जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा, तो वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा एक ऐसा खंड है जिसके दो बिंदु यानी कि अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। तो आइए इन दोनों को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम वृत्त का व्यास को समझेंगे। तो मान लीजिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है ये। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि केंद्र से होकर जाए तो ये लाइन जो होगी हमारी, ये सबसे बड़ी लाइन होगी, वृत्त में खींची गई सबसे बड़ी लाइन होगी। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम व्यास कहेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो यहाँ से व्यास हो जाता है बराबर ए बी। जो ए बी लाइन होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम व्यास कहेंगे। अब हम वृत्त की जीवा को समझते हैं। वृत्त की जीवा क्या होगी। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि वृत्त के जो परिधि होती है उसके दोनों ओर जो रेखाखंड होता है उस रेखाखंड को जब हम मिलाते हैं तो हमारा जीवा कहलाती है। जैसे वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो ये एक रेखाखंड जो होगा, ये इस रेखाखंड के देखो जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि जो रेखाखंड है उसके दोनों बिंदु यानी कि अंतिम बिंदु, एक ये वाला बिंदु एक ये वाला बिंदु, ये दोनों वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम वृत्त की जीवा कहेंगे। यानी कि वृत्त की जीवा हम लिख सकते हैं, इसको नाम दे दो सी और डी, बराबर हो जाएगी सी और डी। आइए अब नेक्स्ट परिभाषा को समझते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की जो त्रिज्या की परिभाषा है वो इस प्रकार है कि वृत्त की परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। आइए इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये कोई हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है ओ और ये वृत्त की परिधि है। तो जो केंद्र है उस केंद्र को अगर हम परिधि से मिला दें तो ये हमारी जो कहलाएगी वो त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या को हम जो प्रदर्शित करते हैं वो आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या को यहाँ हम लिख देते हैं, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट परिभाषा हमारी आती है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही
व्रत की परिधि कहलाता है। अब चारों ओर का परिमाप क्या होता है, जैसे ये हमारा व्रत हो गया, तो इस व्रत का परिमाप, ये जो लाइन होगी यही व्रत का परिमाप होगी, ये जो पात होगा यही व्रत का परिमाप होगा। तो हम इसी को क्या बोलेंगे, व्रत की परिधि। ठीक है, आइए आगे देखते हैं व्रत की स्पर्श रेखा। तो व्रत की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती है जो व्रत की परिधि को बाहर से किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे ये हमारा कोई व्रत है और व्रत की परिधि पर हम एक बिंदु ले लेते हैं, ये कोई बिंदु मान लो पी है, और इस पी बिंदु को स्पर्श करते हुए जो हमारी सीधी रेखा गुजरती है, ये जो सीधी रेखा है ये क्या हो जाएगी, ये व्रत की स्पर्श रेखा हो जाएगी। इसको नाम दे दो ए और बी। तो स्पर्श रेखा जो हमारी होगी यहाँ हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये हमारी हो जाती है व्रत की स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्रत की छेदन या प्रतिच्छेद रेखा। तो प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, जो व्रत को भेदते हुए जाए या व्रत को छेदते हुए जाए उसे हम कहेंगे व्रत की छेदन रेखा। जैसे ये कोई व्रत हो गया और इस व्रत से अगर ये हम लाइन एक पास कराएं तो ये लाइन ही हमारी क्या कहलाएगी, व्रत की छेदन रेखा, क्योंकि ये व्रत को भेदते हुए आगे बढ़ रही है। इसी को हम बोल देंगे व्रत की छेदन या प्रतिच्छेद रेखा। आगे हम देखते हैं व्रत की चाप। तो व्रत की चाप किसे कहेंगे, व्रत चाप व्रत की परिधि का एक हिस्सा होता है। जैसे कोई भी व्रत हो, उस व्रत की परिधि पर हम कोई एक हिस्सा ले लें उस परिधि का, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, व्रत का चाप। अब व्रत का त्रिज्याखंड। तो व्रत का जो त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्याखंडों एवं एक चाप के अंदर होता है। तो आइए इन दोनों को, व्रत की चाप और व्रत का त्रिज्याखंड, इन दोनों को हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये हमारा कोई व्रत है, तो इस व्रत पर जो परिधि है ये परिधि हो जाती है। तो इस परिधि पर हमको ये एक खंड ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारी व्रत की चाप कहलाएगी। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। जो हमारा ए बी होगा वो क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्रत का त्रिज्याखंड। तो एक दूसरा व्रत ले लेते हैं, ये व्रत का केंद्र हो गया। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि त्रिज्याखंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्याखंडों एवं एक चाप के अंदर होता है। तो दो त्रिज्याखंड ले लेते हैं, इसमें एक त्रिज्याखंड ये हो गया, एक त्रिज्याखंड ये हो गया। इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दो क्यू, ये ओ है व्रत का केंद्र। तो ये हमारे दो त्रिज्याखंड हो गए और ये एक व्रत का चाप हो गया। तो इसी के द्वारा जो क्षेत्र होता है घिरा हुआ, उसी को हम क्या कहेंगे, व्रत का त्रिज्याखंड। आगे हम बात करते हैं व्रत खंड के बारे में कि व्रत खंड क्या होता है। तो व्रत खंड वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा एवं एक चाप से घिरा होता है। यह जीवा व्रत को दो खंडों में विभाजित कर देती है। आइए इसे भी हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। जैसे ये कोई हमारा व्रत हो गया, ये व्रत का केंद्र हो गया ओ। तो यहाँ से हम सपोज करें कि एक जीवा डाली है ये, और ये जो जीवा होगी वो जीवा व्रत को दो भागों में बांटती होगी। एक भाग तो ये वाला हो जाता है छोटा वाला, और दूसरा भाग ये हो जाता है बड़ा वाला। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा इसका जो एक खंड होगा ये वाला, यही हमारा कहलाएगा व्रत खंड। तो ये थी हमारी आज की व्रत के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने व्रत की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम व्रत से संबंधित जो भी एक्सरसाइज होंगी उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।